नमस्कार, जयतु भारतः जीएसटी एंड अदर लॉज डिस्कशन एंड एनालिसिस के आज के अंक में आपका स्वागत है। यदि किसी गवर्नमेंट एंटिटी को या गवर्नमेंटल अथॉरिटी को रोपवे कंस्ट्रक्ट करके दिया जाए तो उस सर्विस पर जीएसटी 12% लगेगा या 18% लगेगा। इसी विषय वस्तु पर सर्कुलर नंबर 152/6/2021 जीएसटी डेटेड 17 जून 2021 सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स ने जारी किया है। क्योंकि इस सर्कुलर में जो स्पष्टीकरण दिया गया है वह नोटिफिकेशन नंबर 11 ऑफ 2017 सेंट्रल टैक्स रेट के सीरियल नंबर 3 की आइटम 6 से संबंधित है, तो पहले इस आइटम को क्या उसका विवरण है वह देख लेते हैं। इसके अंदर जो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस है अदर देन आइटम्स 1, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, ये जो अपार्टमेंट से रिलेटेड इत्यादि जो भी है उनके अलावा की जो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस है वह यदि सेंट्रल गवर्नमेंट को दी जाए, स्टेट गवर्नमेंट को दी जाए, यूनियन टेरिटरी को दी जाए, लोकल अथॉरिटी को दी जाए, उसके अलावा गवर्नमेंटल अथॉरिटी और गवर्नमेंट एंटिटी, इन दो को अलग से यहां पर ट्रीट किया है, इसलिए इन दो पर मैं आपका खास ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। इनमें से किसी को भी वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस दी जाए by way of construction, erection, commissioning, installation, completion, fitting out, repair, maintenance, renovation और alteration of, हमारा ध्यान केवल ये एंट्री ए के ऊपर है। A civil structure or any other original works meant predominantly for use, कोई भी सिविल स्ट्रक्चर या अदर ओरिजिनल वर्क्स हो लेकिन वह अदर देन फॉर कॉमर्स, इंडस्ट्री और एनी अदर बिजनेस और प्रोफेशन होना चाहिए। जो भी सिविल स्ट्रक्चर या ओरिजिनल वर्क्स बनाया हो वह कॉमर्स, इंडस्ट्री या अन्य किसी बिजनेस और प्रोफेशन के लिए नहीं होना चाहिए। इस हिसाब से यदि हो तो उस पर जीएसटी का रेट 6% सीजीएसटी और 6% एसजीएसटी, इस प्रकार से 12% लगेगा। अब यहां पर जो एक्सप्लेनेशन है वह भी इंपॉर्टेंट है। फॉर द पर्पज ऑफ दिस आइटम, इसी आइटम के लिए यह एक्सप्लेनेशन है। द टर्म बिजनेस, जो यहां पर ऊपर लिखा था कि बिजनेस के लिए, प्रोफेशन के लिए, कॉमर्स या इंडस्ट्री के लिए होगा तो यह एंट्री लागू नहीं पड़ेगी। तो फॉर द पर्पज ऑफ दिस आइटम द टर्म बिजनेस शेल नॉट इंक्लूड एनी एक्टिविटी और ट्रांजेक्शन अंडरटेकन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और एनी लोकल अथॉरिटी इन विच दे आर एंगेज्ड एज पब्लिक अथॉरिटीज। तो यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी कोई भी एक्टिविटी अंडरटेक करती है, कोई भी एक्टिविटी करती है एज अ पब्लिक अथॉरिटी, तो उसे बिजनेस की कैटेगरी में नहीं माना जाएगा। अब यहां पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि ये जो वर्ड, 3 वर्ड लिखे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी, यहां पर गवर्नमेंट एंटिटी और गवर्नमेंटल अथॉरिटी, ये वर्ड यहां पर नहीं लिखे हुए हैं। तो इसलिए यदि गवर्नमेंटल एंटिटी और गवर्नमेंट अथॉरिटी को यदि वह बिजनेस से रिलेटेड काम करते हैं तो इस एंट्री का, इस आइटम का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब यहां पर जो सर्कुलर में दर्शाया गया है, रेफरेंस हैज बीन रिसीव्ड बाय द बोर्ड फॉर अ क्लैरिफिकेशन वेदर सर्विस इज सप्लाइड टू अ गवर्नमेंट एंटिटी। जो बोर्ड को रेफरेंस मिले हैं कि आप स्पष्टीकरण दीजिए, वह किसके लिए मिले हैं कि यदि गवर्नमेंट एंटिटी को कोई सर्विस दी जाती है जिसमें रोपवे का कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है तो वह 12% के कंसेशनल रेट के लिए एलिजिबल है या नहीं। यहां पर भी स्पष्टीकरण केवल गवर्नमेंट एंटिटी के लिए मांगा गया है, न कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार या लोकल अथॉरिटी के लिए। तो यहां पर बोर्ड ने अपने सर्कुलर में भी एंट्री नंबर 3, उसका आइटम 6, नोटिफिकेशन नंबर 11 ऑफ 2017 सेंट्रल टैक्स रेट का ही जिक्र किया है और इस संदर्भ में जो जीएसटी काउंसिल ने रिकमेंडेशन किया है उसके आधार पर यह स्पष्टीकरण दे रहे हैं। नोटिफिकेशन की एंट्री नंबर 3 आइटम
6 को रिप्रोड्यूस किया है। इस पैराग्राफ में पूरे सर्कुलर का सार दिया गया है। यहां पर यह बताया है, said entry number 3 into bracket item 6 does not apply to any work contract that is meant for the purpose of commerce, industry, business और profession। ये जो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट है, यदि वह कॉमर्स, इंडस्ट्री, बिजनेस और प्रोफेशन के लिए है तो यह एंट्री अप्लाई नहीं होगी। कंसेशनल रेट ऑफ 12% लागू नहीं पड़ेगा। Even if such service is provided to the central government, state government, union territory, a local authority, a governmental authority or a government entity, चाहे वह सर्विस सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंटल अथॉरिटी या गवर्नमेंट एंटिटी को दिया हो। सर्कुलर में आगे यह भी कहा है, द डाउट सीम्स टू हैव अरीजन इन द इंस्टेंट केस एज एक्सप्लेनेशन टू द सेड एंट्री स्टेट्स। जो एक्सप्लेनेशन की हमने बात की थी, वहां पर यह लिखा था कि बिजनेस जो शब्द यूज किया गया है वह सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटीज के लिए लागू नहीं पड़ेगा जब वे एज अ पब्लिक अथॉरिटीज एंगेज हुई हो। तो बात तो सही है, लेकिन ये ऊपर फर्स्ट सेंटेंस में फिर इन्होंने जो सर्कुलर में लिखा है, इवन इफ सच सर्विस इज प्रोवाइडेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, तब भी ये बेनिफिट लागू नहीं होगा। तो इसका क्या अर्थ हुआ? ये सर्कुलर में क्लैरिफिकेशन करना चाह रहे थे, लेकिन ऊपर से मुझे तो थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है कि जो पहले चीज स्पष्ट थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी के केस में बिजनेस नहीं माना जाएगा जब वे एज अ पब्लिक अथॉरिटीज काम कर रही हैं। लेकिन यहां पर इन्होंने ये जो फर्स्ट सेंटेंस है जहां पर लिख दिया है इवन इफ सच सर्विस इज प्रोवाइडेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, वहां पर एक नया कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है। नेक्स्ट इन्होंने बताया है, however this explanation does not apply to government authority और governmental entity। ये बात तो सही है, ये हमने पहले भी देख लिया, एंट्री के हिसाब से भी ये सही है कि उनको लागू नहीं पड़ता है। फर्दर सिविल कंस्ट्रक्शन सच एज रोपवे फॉर टूरिज्म डेवलपमेंट शेल नॉट बी कवर्ड बाय सेड एंट्री 3(6)। जो रोपवे टूरिज्म डेवलपमेंट के लिए बनाया जाता है, कंस्ट्रक्ट किया जाता है, वह उस एंट्री में कवर नहीं होगा क्योंकि उसे हम अदर देन बिजनेस नहीं मान सकते। यह भी स्पष्टीकरण ठीक है, लेकिन यहां पर मेरा एक प्रश्न यह भी है कि टूरिज्म डेवलपमेंट के लिए यदि कोई रोपवे बनाया गया हो तो उसे तो हम बिजनेस पर्पस के लिए मानेंगे, लेकिन कई बार पहाड़ी इलाकों में जहां पर रास्ते दुर्गम होते हैं और कई बार रोड से जाने में ज्यादा समय लगता है, वहीं पर यदि रोपवे बना दिया जाए तो कम समय में वहां पहुंचा जा सकता है। तो क्या यह जन सुविधा के लिए भी रोपवे नहीं हो सकता? और ऐसे केस में यदि रोपवे जन सुविधा के लिए बनाया गया हो तो क्या उसे फिर भी बिजनेस पर्पस के लिए ही माना जाएगा? मुझे लगता है कि ऐसे केस में यदि चार्जेस भी कुछ वसूल किया जा रहा हो रोपवे का उपयोग करने वालों से, तब भी उसे बिजनेस पर्पस के लिए नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि कई बार जब रास्ते ऐसे होते हैं कि जहां यात्री को लंबा रास्ता तय करके जाना होता है और उसी समय पर कोई छोटा रास्ता बना दिया जाए, उस पर टोल टैक्स भी वसूल करते हैं, तो उसे हम यह नहीं मानेंगे कि वह बिजनेस के लिए किया गया हो। तो यहां पर थोड़ा सा और यदि स्पष्टीकरण दे देते सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, तो मुझे लगता है आगे भविष्य में भी और किसी डिस्प्यूट का स्कोप नहीं रहता। आगे इन्होंने बताया, व्हाइल रोड, ब्रिज, टर्मिनल और रेलवेज आर कवर्ड बाय एंट्री नंबर 3 आइटम नंबर 4 and 5 of said notification, structures like ropeway are not covered by these entries too। ठीक है, उन एंट्रीज का हम यहाँ पर चर्चा भी इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि उन एंट्रीज में तो नहीं आ रहा है, लेकिन क्या यह एंट्री नंबर 3 की आइटम 6 में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। Therefore, works contract service provided by way of construction such as of ropeway shall fall under entry at serial number 3 रोमन 12 आइटम 12 के अंदर रेजिडुअल एंट्री में फॉल होगी और 18% जीएसटी लगेगा। इस प्रकार यह सरकार ने स्पष्टीकरण दे दिया है। लेकिन जैसा मैंने बताया, यदि रोपवे टूरिज्म पर्पस के लिए है तब तो ठीक है, टूरिज्म पर्पस के लिए नहीं है, जन उपयोग के लिए, साधारण
लोगों के, उस इलाके में रहने वाले लोगों की सुविधा के लिए है, तो क्या इस सर्कुलर के आधार पर ही 18% जीएसटी लिया जा सकता है, या इस सर्कुलर को व्यापारियों के लिए, टैक्स पेयर के लिए कितना मानना, उसके लिए मैंने एक अलग से सर्कुलर के लिए भी वीडियो बनाया हुआ है। आज के अंक में बस इतना ही। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आपको और किसी जीएसटी रिलेटेड विषय पर जानकारी चाहिए विशेषतः, तो कमेंट्स में लिख सकते हैं। जय हिंद।